सर्वे भवन्तु सुखिनः। इसी वाक्य के साथ आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। साथियों, बहुत दिनों के बाद क्लास के लिए आपके पास मुखातिब हुए हैं। अब जो है रेगुलर आप लोग को क्लास मिलता रहेगा। साथियों, आज जो पढ़ाने जा रहे हैं वो आधुनिक भारत सेक्शन से है 1857 का विद्रोह। क्योंकि अभी वर्तमान में टीयर 4 शिक्षक भर्ती बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा है, उसके मद्देनज़र और ग्रुप डी को देखते हुए हम इस चैप्टर को उठाए हैं। तो चलिए आज हम 1857 के विद्रोह का ऐतिहासिक पहलू जानेंगे, जहां से प्रतियोगी परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं। उन फैक्ट पे विस्तार से चर्चा करेंगे जिस पे प्रतियोगी परीक्षा में आपके लिए लाभदायक होगा। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। 1857 के महाविद्रोह। 1857 का महाविद्रोह जो हुआ था, उसके लिए आप दो युद्ध को आप ध्यान से पहले देखिए कि ब्रिटिश की जो 1857 के महाविद्रोह तक का जो सफ़र था वो कितने वर्षों का था, उसके बाद आप इस क्लास को समझिए। 23 जून 1757 को एक युद्ध हुआ जो हिंदुस्तान के दशा और दिशा को बदल के रख दिया, जिस युद्ध का नाम था प्लासी की लड़ाई। लगभग अंग्रेजी हुकूमत को आधी सत्ता लगभग मिल चुकी थी। उसके बाद कुछ दिन के बाद ही 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ। इस युद्ध में अंग्रेज़ों ब्रिटिश हुकूमत को पूरी सत्ता पूरे हिंदुस्तान के सत्ता पे लगभग हर दृष्टि से काबिज हो गई थी। उसके बाद यहाँ से इनका सफ़र 100 वर्षों का लगभग रहा। 100 वर्ष में अंग्रेजी हुकूमत ने जैसे मन हुआ वैसे लूटा खसोटा, लेकिन एक कहानी का एक नया मोड़ तब आया जब 1857 का महाविद्रोह आया। साथियों, 1857 का महाविद्रोह ब्रिटिश हुकूमत के 100 वर्षों को, ब्रिटिश सत्ता के 100 वर्षों के जो शासन रहा, इस महाविद्रोह ने ब्रिटिश हुकूमत को हिला के रख दिया था। 1857 का विद्रोह 100 वर्षों में ब्रिटिश हुकूमत हिली नहीं थी, बट 1857 के महाविद्रोह ने ब्रिटिश सत्ता को 100 वर्ष की ऐतिहासिक शासन को हिला के रख दिया। 1857 के विद्रोह। साथियों, विद्रोह को जानने के लिए हम पहले जो परीक्षा के लिए उपयोगी चीज़ें होगी उसके बारे में पहले मैं बताता हूँ। इस विद्रोह का जो प्रारूप होगा, पहले हम आपको कारण बताएंगे कि विद्रोह का कारण क्या बना। उसके बाद विद्रोह का स्वरूप कैसा रहा, इस पे भी बात करेंगे, क्योंकि परीक्षा में जो है इस टॉपिक से पूछा जाता है, यहाँ से फैक्ट पूछे जाते हैं। उसके बाद प्रमुख स्थल पे बात करेंगे कि विद्रोह कहाँ किस क्षेत्र में हुआ। उसके बाद ये विद्रोह असफल रहा, जिसके बाद कारण पे बात करेंगे। फिर इस विद्रोह का क्या परिणाम मिला, और उसके बाद कुछ विविध तथ्य पे बात करेंगे जो आपको परीक्षा उपयोगी तथ्य मिलेगी। साथियों, 1857 ईस्वी के विद्रोह की ज्वाला इससे कुछ पहले से ही भभक रही थी, क्योंकि इससे पहले भी कुछ विशेष क्षेत्र में, इंडिया के प्रमुख क्षेत्र में विद्रोह, छोटा छोटा विद्रोह होता गया, जिसमें आपको कुछ विद्रोह हमने आपको पढ़ा दिया है जो कि प्लेलिस्ट में है, और कुछ विद्रोह बाकी है तो उसको आप लोग देख लेंगे, प्लेलिस्ट में है, और बाकी जो है उसको हम पढ़ा देंगे। साथियों, हम आज बात करते हैं 1857 के विद्रोह का, जिसके हम आज कारण की बात करें कि क्या कारण से 1857 का विद्रोह हुआ। जिसमें पहला कारण था राजनीतिक कारण पे बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे सामाजिक कारण,
उसके बाद आर्थिक कारण, फिर धार्मिक कारण और फिर जो तत्कालिक कारण होगी उस पर हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। साथियों, राजनीतिक कारण में हम पहला जो राजनीतिक कारण था वो विलय का सिद्धांत था। आप लोग को परीक्षा में पूछा जाता है कि हड़प नीति जो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, गवर्नर के द्वारा चलाया गया था, डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स की नीति भी कहते हैं, परीक्षा में कई बार पूछा जाता है। डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स की नीति के तहत विलय कुछ भारत के कुछ राज्य को मिला लिया गया था। साथियों, डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स की जो नीति थी, डलहौजी की हड़प नीति, उसके तहत हम एक अलग से आपको वीडियो देंगे कि किन किन राज्यों को किस आधार पर उसे कब्जा किया, उसे हड़पा, क्या कारण रहा और किन राज्यों को उसने छोड़ा, इस पे विस्तृत, क्योंकि इसमें हम यदि उसकी बात करते हैं तो वीडियो साथियों काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो विलय का जो सिद्धांत था पहला राजनीतिक कारण में, जिसमें हिंदुस्तान के राज्य कुछ जो क्षेत्र थे, जिसमें सतारा, नागपुर, संबलपुर और उदयपुर और झांसी। सतारा को 1848 में हड़प नीति के तहत मिला लिया गया। उसके बाद संबलपुर को 1852 और झांसी को 1848 के तहत मिला। 1853 में इस क्षेत्र को हड़प नीति के तहत इसे मिला लिया गया, जिसका कारण 1857 का विद्रोह रहा। ऐसा परीक्षा में पूछता है कि किस किस क्षेत्र को जो है हड़प नीति के तहत मिलाया गया, जिसमें सतारा होगा, नागपुर होगा, संबलपुर होगा, उदयपुर होगा और झांसी होगा। सतारा को 1848 में मिलाया गया। उसके बाद 1852 में नागपुर और संबलपुर, उदयपुर को और झांसी को 1853 में हड़प नीति के तहत मिला लिया गया। इसके कारण भी विद्रोह का कारण 1857 के विद्रोह, महाविद्रोह का कारण बना। दूसरा, उपाधियों का अंत। साथियों, जब ब्रिटिश हुकूमत ये दोनों युद्ध के बाद आई तो यहाँ के जो राजा रजवाड़ा था, जो उसका बात माना, उसको अपने स्तर से कुछ वार्ता के तहत, कुछ संधियां के तहत उसे अपने राज्य, अपने अधिकार क्षेत्र को दे दिया गया, जिसमें उन्हें उस समय कुछ उपाधि को भी दिया जाता है। जैसे आप लोग पढ़े होंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर को सर की उपाधि दिया गया था, जिसमें जलियांवाला बाग के बाद, हत्याकांड के बाद उसे लौटा दिया गया था। तो उस समय भी उसे लोभ से, अंग्रेज लोभ से उसके राज्य को मिलाने के लिए उसको उपाधि देकर एक झुंझुना के तहत, एक मान लीजिए झुंझुना दे दिया, उसके तहत उसे मिलाता था, जिसमें डलहौजी ने कर्नाटक, सूरत और तंजौर के राजाओं का उपाधियों को से वंचित कर दिया गया, जिसके तहत कर्नाटक, तंजौर और सूरत के राजाओं को, उपाधियों को जो है समाप्त कर दिया गया। पूछा जाता है कहाँ कहाँ के राजाओं के उपाधियों को समाप्त किया, तो कर्नाटक, तंजौर और सूरत का राजाओं के उपाधि को समाप्त कर दिया गया। उसके बाद पेंशन को पर प्रतिबंध लगा दिया। अंग्रेज हुकूमत जब यहाँ आए तो जिनके राज्य क्षेत्र में क्षेत्र था, उनसे कब्जा के लिए संधि किया, जिसमें कुछ को उपाधि दे दिया, कुछ को पेंशन के द्वारा वो अपने क्षेत्र में अपने को मिला लिया, जिसमें नाना साहब का पेंशन
बंद कर दिया गया, जिसमें नाना साहब को पेंशन बंद कर दिया गया। पूछेगा कि किसका पेंशन बंद कर दिया गया, तो नाना साहब। राजाओं को अपमान किया गया, राजाओं को भी अपमान किया गया, जिसमें अवध के नवाब अवध के नवाब वाजिद अली शाह, अवध के नवाब हुआ करते थे वाजिद अली शाह, उसको कलकत्ता निर्वासित कर दिया गया, जिसमें राजा का घोर अपमान हुआ। अपना क्षेत्र और उस क्षेत्र से निकालकर राजा को कलकत्ता की डगर पर बैठा दिया गया। उसके बाद अवध का भी विलय कर दिया। ये अवध के राजा को तो कलकत्ता ट्रांसफ़र कर ही दिया, और इस अवध का विलय कर लिया कुशासन के आधार पर फरवरी 1856 में, कुशासन के आधार पर फरवरी 1856 में अवध को ब्रिटिश में मिला लिया। ये सभी पॉइंट आपके परीक्षा के लिए उपयोगी हो सकते हैं, और ये सब पॉइंट जो है 1800 महाविद्रोह का कारण बना, जो कि आपको परीक्षा के लिए काफ़ी उपयुक्त होगी। जिसमें पहला ये सभी राजनीतिक कारण में है, जिसमें विलय सिद्धांत, उपाधियों का अंत, पेंशन पर प्रतिबंध, राजाओं का अपमान, अवध का विलय, ये सारी कारण 1857 का विद्रोह का रहा। उसके बाद हम बात करते हैं सामाजिक कारण। साथियों, सामाजिक कारण भी 1857 का विद्रोह के लिए जिम्मेदार थी। साथियों, अंग्रेजों ने सामाजिक क्षेत्र में बहुत से कुछ अच्छे कार्य किए, लेकिन यहाँ के रूढ़ि विचारधाराओं ने इनका काफ़ी विरोध किया, जिसमें ये अच्छे कार्य यह किए, दास प्रथा का अंत कर पर प्रतिबंध लगा दिया कि दास किसी को नहीं बना सकते। उसके बाद नरबली प्रथा पर प्रतिबंध कर दिया। उस समय आदमी को भी बलि दिया जाता था, आदमी को भी बलि दिया जाता था, इस पे बंद किया। उसके बाद 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया। उस समय साथियों, जिस स्त्री के पुरुष मर जाते थे वो विवाह नहीं कर सकते थे, ऐसी प्रथाएं थी। लेकिन ये प्रथा के साथ साथ कुरीति थी। मान लीजिए कोई बहुत कम एज की, उस समय तो एज भी बहुत कम एज में शादी हो जाती थी, और उस 16-17 साल या 15 साल की लड़की का यदि शादी हो जाए, उसका पति डेथ कर जाए, तो वो आजीवन फिर शादी नहीं कर सकती थी। बताओ कितना उससे परेशानी, कितना संघर्ष करना पड़ेगा। इसलिए अंग्रेज ने यहाँ बहुत अच्छे ये कार्य किए थे कि 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया, जिसके तहत विधवाओं विवाह कर सकती थी। उस समय सती प्रथा जैसे विचित्र का प्रथाएं थी, जिसमें जिस स्त्री का पति मर जाता था तो साथ उसी की चिता में आपको भी कूद के जान दे देना। फिर मुगल काल में आप जौहर व्रत को सुने होंगे, जौहर व्रत को जानेंगे, आपको आगे भी इस पे बातचीत किया जाएगा कि जौहर व्रत क्या होती थी। ऐसे कुरीति यहाँ थी जिसको अंग्रेजों ने अधिनियम बना के इसे ख़त्म किया। उसके बाद रेलवे, डाक विभाग का विकास किया। रेलवे, तार और डाक विभाग का भी विकास किया। इसके कारण भारतीयों ने विरोध किया और 1857 का ये सामाजिक कारण बना। उसके बाद मुख्य कारण रहा आर्थिक कारण, जिसमें धन निष्कासन। आखिर धन निष्कासन क्या होता है, जिसे दादा भाई नौरोजी ने इस बात की भी चर्चा किया। इनकी एक पुस्तक भी थी,
जो काफ़ी हाईलाइटेड पुस्तक थी, पॉवर्टी इन एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, जो परीक्षा में पूछा जाता। आखिर धन निष्कासन क्या था, इस पे हम बात करेंगे। साथियों, धन निष्कासन जो था, जब 23 जून 1782 की लड़ाई हुई और बक्सर के युद्ध के बाद यहाँ के शासन पे अंग्रेज को हो गया, जिसमें इसने क्या करता था, पहले जो अंग्रेज कंपनी यहाँ आई तो यहाँ जो भी सामान खरीदती थी उसके लिए वो धातु देता था, सोना चांदी जवाहरात जो भी होता था, मतलब सामान के बदले सामान, मतलब सामान ले जाते थे, उसके बदले हमें धातु देती थी। और वो धातु अमेरिका से वो आयात करता था, लेकिन उसे उसे अच्छा नहीं लगा। उसे लगा कि ये तो हम घाटा में, कुछ वैसा वो दिमाग लगाया। फिर उसने क्या किया कि यहाँ जब उसे दीवानी मिल गई तो क्या किया, कर पे जो था, टैक्स पर जो था अधिकार उसे मिल गया, और उसी टैक्स से बंगाल के जो कर मिलता था, जो टैक्स मिलता था, या जिस क्षेत्र पर अधिकार, उसी के टैक्स से हम भारतीय वस्तु को खरीदता था और वो अपने देश की ओर निर्यात करता था। कहने का मतलब, आपको एक दुकान है और कोई दूसरा आदमी आपसे 1 केजी चीनी मांगा और चीनी का दाम 20 रुपया है, तो उसको उस चीनी का दाम आप ही के गले के पैसा से 20 रुपया दे दे और सामान ले चल जाए, तो ये धन निष्कासन का थ्योरी है। अंग्रेजों ने ऐसा ही करता था कि मेरे ही टैक्स का पैसा से वस्तु खरीदता था और वस्तु को बाहर अपने देश ब्रिटेन भेज देता था। तो धन निष्कासन भी कारण बना। उसके बाद कृषि का व्यवसायीकरण हुआ। औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में हुई, जिसमें वहाँ उद्योग के क्षेत्र में काफ़ी विकास हुआ। परंतु उद्योग के क्षेत्र में तो विकास हुआ, लेकिन वहाँ की कृषि उतना उन्नत नहीं थी। लेकिन उसका नज़र भारतीय कृषि पर पड़ा और यहाँ इस कृषि पर उसने कृषि कृषि कुछ उद्योग कृषि आधारित होते हैं, जिस पे जो है उस उद्योग निर्भर करता है, क्योंकि उसे कृषि से ही कच्चे माल की प्राप्ति होती है। जूट, कपास, गन्ना, ये सभी उद्योग के लिए कृषि निर्भर रहना पड़ता था। उसने क्या किया कि यहाँ पे नकदी फसल को बढ़ावा दिया, जिसमें धान, गेहूँ, कपास, चीनी, अफीम, ये सब कृषि का बढ़ावा दिया। और जिसके कारण क्या हुआ कि यहाँ पहले मोटे अनाज उपजाते थे, ज्वार, बाजरा, मक्का, जो कि भोजन होता था। जब ये नकदी फसल आने से जो है इसका क्षेत्र कम हो गया, ये कम क्षेत्र में मोटे अनाज का उपजाना, कम क्षेत्र बचा, जिससे नकदी फसल तो सभी ले चल जाता था और मोटे अनाज जो है के लिए भी जगह नहीं रहता था, कम जगह रहता था और खाने वाला लोग ज़्यादा होता था। जिससे क्या होता था कि वो लोग, जिससे भूखमरी का भारतीय को सामना करना पड़ता था। तो इसके कारण भी क्रांति का कारण बना, जिसमें नकदी फसल में आपको बात करें तो कपास, गेहूँ, चावल, अफीम, दलहन, ये सब खेती और मोटे अनाज जो है उसको धीरे धीरे उपजाना बंद कर दिया, क्योंकि उसका क्षेत्र ही नहीं बचता था। और जब व्यवसायीकरण हुआ तो उसने 3 प्रचलित भू राजस्व कानून लाए, जिसमें जमींदारी, महलवाड़ी और रैयतवाड़ी जैसे कानून लाए। इस कानून में टैक्स भी बढ़ाया गया। इस कानून पे हम विस्तृत चर्चा करेंगे, एक वीडियो में ये तीनों कानून के बारे में हम बता देंगे। ये कानून लाए और उसके बाद यहाँ का लघु और कुटीर उद्योग भी ध्वस्त हो गया। ध्वस्त इसलिए हुआ क्योंकि लघु उद्योग जो था यहाँ कृषि आधारित था। तो जब ये और कृषि आधारित था, जिससे कच्चे माल जो है कृषि पर निर्भर करना पड़ता, और ये कच्चे माल सब ब्रिटेन ट्रांसफ़र हो जाता था,
जिससे कच्चे माल की कमी भी होती थी और रेट भी महंगा हो जाता था। और वही मान लीजिए यहाँ से वो कपास का डिमांड, कपास ले गया अपने देश, तो यहाँ तो कच्चे माल शॉर्ट करेगा, तो उसके लिए कच्चे माल के लिए अधिक रुपया उसमें खरीदना पड़ता था, महंगा हो गया। और ये कच्चे माल ले जाता था और वहाँ से सूती कपड़ा बना के भारतीय बाजार में बेचता था, जिससे वो सस्ता उसे पड़ता था। और यहाँ जो है, यहाँ का उद्योग इस कारण भी लघु एवं कुटीर उद्योग विनाश हो गया, ध्वस्त हो गया। क्रांति का ये भी प्रमुख कारण था सबसे। उसके बाद धार्मिक कारण की बात करें तो ईसाई मिशनरियों का आगमन हो चुका था, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार होने लगा, जिसमें धर्म परिवर्तन, धर्मांतरण की बात आने लगी। पूरे तौर पर धर्मांतर आज भी आप झारखंड, उड़ीसा, आदिवासी क्षेत्र में देखेंगे कि खाली ईसाई मिशनरीज है। इसमें क्या हुआ कि धर्म परिवर्तन के साथ कानों में क्या किया, हिंदू को क्या किया कि धर्म परिवर्तन कराया और कानों में कुंडल, माथे पर तिलक लगाना आदि पर प्रतिबंध लगा दिया। धर्मांतरण तो किया, धर्म परिवर्तन तो किया, लेकिन साथ साथ क्या किया कि हिंदू के जो कान में कुंडल पहनना, माथे पे तिलक लगाना, ये सभी जो रीति रिवाजें थी, इस पर भी उसने प्रतिबंध लगा दिया, जिससे धार्मिक रूप से विद्रोह की ज्वाला भभक पड़ी। उसके बाद 1856 में कानून में बनाकर यह अनिवार्य कर दिया गया कि सेना में वही भर्ती हो सकता था जो समुद्र का यात्रा करेगा। यह कानून बना दिया, जबकि उन समय भारतीयों को समुद्र पार करना अशुभ माना जाता था, और इसने कानून बना दिया, जिससे धार्मिक उन्माद के रूप में विद्रोह रूपी ज्वाला भड़क उठी। उसके बाद साथियों, सबसे प्रमुख कारण ये रहा, तत्कालिक कारण, चर्बी वाले कारतूस। चर्बी वाली कारतूस में क्या हुआ कि पहले जो यहाँ के सैनिक थे, उनके पास ब्राउन बैक्स राइफल था, ब्राउन बैक्स राइफल था। इसकी जगह एक नया फीचर का राइफल आया, जो था इनफील्ड, जो कि काफ़ी पावरफुल था और इससे बढ़िया फीचर था, क्योंकि समय समय पे बदलाव हुआ। तो ब्राउन बैक्स की जगह एनफील्ड राइफल आया, लेकिन इसका जो कारतूस इसमें लगता था, उसको मुंह से खोलना पड़ता था। अब मुंह से जब खोलता था तो उसमें ये भनक लगी कि वो कारतूस में गाय और सूअर का चर्बी से कारतूस का जो खोली बनाया गया। ऐसा इसलिए बनाया गया था कि चर्बी से जो है वो काटने में आसान, मुलायम हो जाता था वो कारतूस, जिससे उस थैली को काटने में आसान हो जाता था, मुलायम के लिए। ऐसा जो है पुष्टि उस समय दमदम के एक उद्योग में ऐसा करते हुए देखा गया। दमदम के एक छोटा सा फैक्ट्री में ऐसा करते हुए देखा गया, जिसमें जब चर्बी वाली बात आई, गाय और सूअर, तो सैनिक में हिंदू और मुसलमान दोनों थे, दोनों को ये चीज़ तकलीफ लगी। जिसमें साथियों, वहाँ बंगाल सेना में लगभग 1,37,000 सैनिक थे, जिसमें उत्तरी बिहार के थे और पूर्वी उत्तर प्रदेश के, जिसमें ओनली फॉर सिर्फ अवध क्षेत्र से 75,000 सैनिक थे। 1,37,000 में 75,000 सैनिक, मतलब आधे से अधिक अवध क्षेत्र का था। और ये जो सभी सैनिक थे, उत्तरी बिहार और पूर्वी उत्तर, ये सभी स्वर्ण थे, भूमिहार ब्राह्मण थे और राजपूत थे। जब इन लोगों को ये सब बातें मालूम हुई तो विद्रोह रूपी ज्वाला जो है भयानक रूप से भड़की और 1857 का विद्रोह का कारण बन गया। साथियों,
इस विद्रोह में आपको आज पार्ट 1 में ये सारी बातें हैं, ये सारे फैक्ट हैं। आप इस फैक्ट को उतार लें, स्क्रीनशॉट लें, ये पार्ट 1 में आएगा। आप इसको ज़रूर देखें और एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से समझें। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। धन्यवाद। गुड नाइट।